हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेस, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट डिस्कस करते हैं। आई होप आप अपनी कॉफी एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932 साथ में लेकर बैठे होंगे, उसका बेयर एक्ट। बिकॉज आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पुरानी क्लास का एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था इन्फोर्समेंट डेट क्या है, हमारी 1 अक्टूबर, गांधी जयंती से एक दिन पहले 1932। फिर उसके बाद सेक्शन 69 जो कि हमारी बात करता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की, जो कि हमारा इन्फोर्स था 1 अक्टूबर 1933 में। टोटल चैप्टर्स 8 है, टोटल सेक्शन 74 है। फिर ओरिजिनली जो पार्टनरशिप है वो गवर्न होती है चैप्टर 11 से, हमारे जो पार्टनर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखी है। चैप्टर्स मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराए थे, जैसे कि मैंने आपको बोला था आप किसी के घर रिश्ता लेकर गए हो, उस स्टोरी से याद कराए थे कि पहले आप क्या देखोगे, नेचर देखोगे, फिर देखोगे रिलेशन एक दूसरे में बट रहा है या नहीं, फिर देखोगे रिलेशन थर्ड पार्टी में, मतलब क्या कहते हैं रिलेशन मम्मी पापा में बट रहा है या नहीं, फिर देख रिश्तेदार भी और बाकी सब आएंगे जाएंगे, कुछ रूठे हुए रिश्तेदार आएंगे, कुछ आएंगे जाएंगे, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स में मैंने आपको बता देता। फिर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म्स, पैसों की बात होने लग जाएगी, मतलब पहली लाइफ होगी, और रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन हो गया मैरिज का, और फिर लास्ट सप्लीमेंटल। तो ये मैंने आपको याद करने की कोशिश करवाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद लीगल स्टेटस मैंने आपको बताया था, इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, नॉट लाइक कंपनी एक्ट्स व्हिच वाज लिमिटेड लाइबिलिटी, पर इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे वो गवर्न बाय सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसमें वो बताता है कि इसमें पूरे टोटल वाज मैक्सिमम हमारे कितने पार्टनर्स होने चाहिए, और मिनिमम हमारे जो होने चाहिए वो 2 होने चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट, और बैंकिंग कंपनीज में 10 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। नॉन बैंकिंग में वैसे मैक्सिमम 20 वो रखे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज एक्ट ऑफ द मेंबर्स, कौन कौन से मेंबर्स के एक्ट की वजह से एक पार्टनरशिप लायबल हो सकती है। एक पार्टनर के एक्ट से, दो पार्टनर, एनी ऑल ऑफ देम, सारे पार्टनर के एक्ट में, या फिर एजेंट के, ठीक है। बिजनेसमैन आपको बताया था, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, थर्ड पार्टी जो कि पार्टनर नहीं है। सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट, 3 इंग्रेडिएंट्स। पहला है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स विच वाज एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस। फिर उसके बाद देयर शुड बी अ म्यूचुअल एजेंसी ऑफ ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम हो गया था केडी कमात एंड गो वाला केस मैंने आपको बताया था, जिसमें एसेंशियल्स ऑफ द पार्टनरशिप बताई थी अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 5 दैट द पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाय द स्टेटस। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल वाज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड बर्मीज फैमिली, एंड इंटरस्टेट एंड सक्सेशन का। सेक्शन 6 बात करता है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप। वॉज क्या हो सकती है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग, इसमें ट्रू पार्टनरशिप टेस्ट के बारे में बात किया है, और इसमें ही बताया कि शेयरिंग प्रॉफिट्स इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस बट नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ to that a partnership after partnership between two person exists। इसके एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें यही बताता है कि म्यूचुअल एजेंसी भी होना चाहिए, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल होना चाहिए, तभी एक पार्टनरशिप फॉर्म होगी। सिर्फ पैसे शेयर करने का मतलब ये नहीं है। इलिस्ट्रेशन में बता रखा है जहां पर पैसे शेयर हो रहे हैं पर पार्टनरशिप नहीं है। जॉइंट ओनर जो है वो ग्रॉस रिटर्न को रिसीव कर रहा है तो ओनर नहीं है। लेंडर जो है वो अपने रेंट कर रहा है, अगर प्रॉफिट से रिसीव कर रहा है तो उसमें भी नहीं है। फिर उसके बाद सर्वेंट और एजेंट का जो रिलेशनशिप है वो भी नहीं है। विडो और चाइल्ड और डिजीज पार्टनर्स का है वो भी नहीं है। सेलर और गुडविल। चैप्टर सेक्शन 6। सेक्शन 7 मैंने आपको बताया था, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप एट विल। इसमें डायरेक्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज आती है। व्हेन देयर इज नो ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप इज मेंशन्ड देन द पार्टनर डिटरमिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर सेक्शन 8 पर्टिकुलर एडवेंचर एंड अंडरटेकिंग से होते हैं। ये मैंने आपको कहा था, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। मैंने आपको नीचे लास्ट वीडियो बहुत एब्रप्टली एंड हो गई थी, तो ये आगे का है कि देखो इसमें पार्टनरशिप और उसमें क्या डिफरेंस है, कंपनी में पार्टनरशिप एंड क्लब में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप में क्या डिफरेंस है। ये मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटा, देखो मोटा ऊपर से, कि पार्टनरशिप और कंपनी में ये है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है पार्टनरशिप, ठीक है। कंपनी जो है सेपरेट म्यूचुअल एजेंसी, एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल होते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल नहीं होते हैं। प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट नहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, शेयर्स में हो भी सकता है। अनलिमिटेड जब नहीं होगा प्रॉफिट तो नहीं होगा, पर यहाँ पर तो होगा ही डिस्ट्रीब्यूट। फिर उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ऑल पार्टनर, प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू कंपनी, कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी होती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर,
सारे लोग कंसेंट होनी चाहिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर्टिकल के थ्रू गवर्न करेगा। मैनेजमेंट कौन कौन करेंगे और पार्टनर्स पार्टिसिपेट। इसमें मैनेजमेंट क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंपनी होती है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है। वाइंड अप डिसोल्यूशन सारे कॉन्सेंट आगे पढ़ेंगे। कंसेंट ऑफ पार्टनर की होती है। कंपनी में हमारा पर्टिकुलर सेक्शन दे रखा है वाइंडिंग कैसे होती है। और फिर उसके बाद ड्यूरेशन, कॉन्ट्रैक्ट में डेथ में या डेजोल्यूशन में काम हो जाती है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, पर ड्यूरेशन परपेचुअल सक्सेशन में इसकी रहती है। पार्टनरशिप और क्लब में इसका पर्पस होता है प्रॉफिट अर्निंग क्लब का होता है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, म्यूचुअल एजेंट, ये जो क्लब में मेंबर्स होते हैं। मेयर पार्टनर हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, मेंबर हैज नो। Hindu undivided family partnership and co-ownership. Okay, let's move on to chapter 2 अपना जो chapter 3 ये हमने पढ़ा what's the nature of the partnership। अब relation of the partners from one another पढ़ेंगे क्या है। ओके, सेक्शन नंबर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 वो जनरल ड्यूटीज, एक पार्टनर के दूसरे पार्टनर के प्रति क्या ड्यूटीज होगी, तो फिर क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 देखो, सेक्शन 7 का मैंने आपको बताया पार्टनरशिप एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4, 5, 6 तो इंपॉर्टेंट है ही। सेक्शन 9 हमारा बात करता है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर की। ठीक है, पार्टनर जो है वो कैरी बिजनेस करेंगे विद द कॉमन एडवांटेज। ठीक है, फिर उसके बाद रेंडर सारे अकाउंट करेंगे विद इंफॉर्मेशन और अटमोस्ट गुड फेथ में डीलिंग करेंगे। ठीक है, तो आपसे अगर पूछेंगे पार्टनरशिप का एक क्या ड्यूटी होती है दूसरे पार्टनर के प्रति, तो सबसे पहले है कि वो क्या कहते हैं कॉमन एडवांटेज में काम करेगा, अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद सारे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा। फिर उसके बाद सारी चीजें जो है वो अटमोस्ट गुड फेथ में करेगा। Section 10 was duty to indemnify loss caused by the fraud, indemnify to bring its original positions। ठीक है, सेक्शन 10 बात करता है कि क्या एक पार्टनर की ड्यूटी होती है वो अगर उसने कोई लॉस या फ्रॉड किया है तो उस लॉस को इंडेमनीफाई करना पार्टनर की ड्यूटी आ जाती है। सेक्शन 10 में म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट हो गया। सेक्शन 11 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आर गवर्न्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। सेम बात जो हमारे सेक्शन 6 में बोली गई थी, इस सेक्शन 5 में बोली गई थी कि पार्टनरशिप जो एग्जिस्टेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, ना कि हमारा क्या कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के थ्रू है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि हम लोग क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो इसमें बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए, और पर वो रेस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए किसी भी ट्रेड और प्रोफेशन को करने के लिए। सेक्शन 27 से बाहर, मतलब इसका एम्बिट एक सेट कर दिया। सेक्शन 27 जो बात करता है कि कोई भी पार्टनरशिप रेस्ट्रेंट नहीं करना चाहिए दूसरे उसको क्या कहते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस को, तो सेक्शन 27 इसका रेस्ट्रेंट कर दिया। ठीक है, तो अब तक क्या हो गया, सेक्शन 9 रिलेशन से जनरल ड्यूटीज हो गया। सेक्शन 10 हमारा ड्यूटी टू इंडेमनीफाई हो गया। सेक्शन 11 डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। सेक्शन 12 कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करता है। हाँ, तो कैसे कंडक्ट करेगी बिजनेस वो अपना, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब अगर पार्टनर है तो पार्टनर उस बिजनेस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है इक्वली जितना दूसरा पार्टनर कर सकता है। मैनेजमेंट भी कर सकता है जितना उतना दूसरा पार्टनर कर सकता है, बिकॉज इट हैज इक्वल लेवल पे माने जाते हैं हम दो पार्टनर को। ठीक है, अगर पार्टनर अपने राइट्स को डिनाई करता है तो हम लोग कोर्ट की इंटरफेरेंस यहाँ पर ले सकते हैं। फिर एनी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली ड्यूटीज ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको बिजनेस में पार्टिसिपेट लेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट लेगा, और अगर उसके राइट डिनाई होंगे तो कोर्ट के पास जा सकता है। एनी डिफरेंस, अगर कोई भी डिफरेंस अराइज होगा ऑर्डिनरी मैटर्स जो कि कंडक्ट वाज कनेक्टेड विद द बिजनेस may be decided by the majority. Every partner shall have the right to express his opinion and every matter shall be conducted with the consent of the partner. कोई भी लड़ाई झगड़ा फसाद एक पार्टनरशिप में आया है ऑर्डिनरी बिजनेस के कनेक्टेड, जैसे कि मेरा मान लीजिए मेरे फ्रेंड के साथ मोमोज का ठेला है जो कि हम सब बात करते लगाने का। ठीक है, अब उस मोमोज के ठेले में एक हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई कि वो कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि वेज और नॉन वेज दोनों रखे, और मैं कह रही हूँ नहीं हम अपनी यूएसपी वेज रखेंगे। तो इसमें क्या मैटर कैसे डिसाइड होगा, मैटर डिसाइड होगा मेजोरिटी, जो हमारे और पार्टनर्स होंगे वो क्या चाहते हैं, मेजोरिटी ऑलवेज विंस इसमें। ठीक है,
और सबकी पर सुनी तो जरूर जाएगी, कंसेंट हमारी मेजोरिटी से ली जाएगी। नेचर ऑफ बिजनेस और फंडामेंटल मैटर चेंज कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, अनोनिमस ओपिनियन मेजोरिटी विल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, यहाँ पर तो हमने कोई भी डिफरेंस मेजोरिटी से पार कर लिया, पर अगर कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस या फंडामेंटल मैटर में चेंज हो रहा है तो हमारा कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए, कोई भी डिसेंटिंग नहीं होनी चाहिए अगर कोई हमारा सब्जेक्ट मैटर चेंज हो रहा है। और क्या कहते हैं, एनिमस ओपिनियन जरूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा हो गया एवरी पार्टनर हैज राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट कॉपी। ठीक है, ये भी एक ड्यूटी है सारे पार्टनर के पास, इंस्पेक्टर राइट टू इंस्पेक्टर क्या कहते हैं एक्सेस सारे स्टेटमेंट। सेक्शन 9 बात करते हैं, देखो ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स क्या क्या होनी चाहिए कि तुम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो करो, अटमोस्ट ऑफ गुड फेथ में तुम काम करो। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कॉमन एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप्स फॉर्म होनी चाहिए। सेक्शन 10 बात करता है कि क्या कहता है आप कैसे इंडेमनीफाई करोगे। सेक्शन 11 बात करता है कि क्या कहते हैं पार्टनर्स का क्या राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे हम लोग वो करेंगे, क्या कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म जो है एग्जिस्टेंस में कैसे आएगी, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने बोला अगर कोई भी मैटर ऑफ चेंज फंडामेंटल चेंज होगा पार्टनरशिप फॉर्म में तो वो हमारा कैसे गवर्न करी जाएगी, वो हमारा कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स से गवर्न करी जाएगी। पर जहां पर हमारा कोई भी डिफरेंस होगा वहां पर हमारा क्या कहता है मेजोरिटी ओपिनियन दिया जाएगा। सेक्शन 13 म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सेक्शन 11 हमारा, सेक्शन 12 हमारा इंपॉर्टेंट है, वैसे सेक्शन 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज में क्या होता है, देखो हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना उसमें हमें रिम्यूनरेशन मिलती नहीं है, हम इसमें प्रॉफिट्स ही लेते हैं। ठीक है, किसी को ऐसे नहीं है सैलरी मिल रही है, तो फिर अब ये प्रॉफिट्स लेते हैं तो इसमें क्या कहते हैं इंटरेस्ट भी होता है। तो फिर पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फॉर्म, पार्टनर विल रिसीव 6% ऑफ द लोन, इंडेमनीफाई भी कर सकता है। ठीक है, अगर पार्टनर लोन ले रहा है तो फिर इंटरेस्ट पे करेगा, सारे पार्टनर मिलकर करेंगे। अगर एक पार्टनर लोन ले रहा है और पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट शेयर होगा, अगर पार्टनर को गलती कर दे रहा है तो उसका लॉस इंडेमनीफाई सारे पार्टनर मिलकर करेंगे, सारे लायबल होंगे। ठीक है, राइट टू इंडेमनीफाई पार्टनर तो गया, अगर राइट टू इंडेमनीफाई फॉर्म हैज टू पे ड्यू टू विलफुल निग्लेक्ट ऑफ द पार्टनर, पार्टनर तो करेंगे अपना भी यहाँ पे पे और फिर फॉर्म भी करेगी। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर इनमें होता है और ये एजेंट टू फॉर्म कहलाते हैं। पार्टनर्स जो है हमारे एजेंट टू फॉर्म कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया सेक्शन 9 हमारा हो गया। फिर उसके बाद सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट हुआ हमारा। ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस सेक्शन 9, सेक्शन 10 बहुत 12, सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। सेक्शन 14, सेक्शन 14 हमारा बात करता है प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। देखो जो हमारी कंपनी होती है तो उसमें प्रॉपर्टी किसकी होती है, कंपनी की होती है। ठीक है, कंपनी ही अपनी प्रॉपर्टी की मानी जाती है, वो उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी तो नहीं होती, बोर्ड्स वाले मेंबर्स की नहीं होती। पर यहाँ पर पार्टनरशिप में अलग सीन है, पार्टनरशिप में जो प्रॉपर्टी होगी वो सारी प्रॉपर्टी होगी वो पार्टनर्स की ही होगी। जो जॉइंट स्टॉक और कॉमन स्टॉक होगा वो पार्टनरशिप असेट्स ही माना जाएगा। ठीक है, अगर वो पार्टनरशिप असेट्स माना गया है तो उसके बेनिफिट्स एंड उसकी जो लाइबिलिटीज उसके ऊपर पड़ रही है तो वो भी सारे पार्टनरशिप मिलके बेयर करेंगे बिकॉज ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच वॉज गिवन अंडर सेक्शन, सेक्शन कौन सा है म्यूचुअल एजेंसी का बताइए, सेक्शन 6 है, सेक्शन 12 है ना, सेक्शन 11 भी है। तो फिर हाँ, तो फिर प्रॉपर्टी सारे उसकी होगी। तो अब ऑल प्रॉपर्टी राइट इंटरेस्ट जो है कंट्रीब्यूशन में लाई जाएगी पार्टनर के इनिशियली। ठीक है, ऑल पीआरआई एक्वायर्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। ठीक है, गुडविल की बात करता है, गुडविल पर्सनल गुडविल नॉट इंक्लूडेड पर फर्म का गुडविल इंक्लूड करता है। ठीक है, सेक्शन 14 वॉज प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप, हो गया कि सारी पार्टनर्स इक्वली शेयर करेंगे। फिर उसके सेक्शन 15 बात करते हैं सच प्रॉपर्टी शैल बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। तो फिर सच प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगी। ठीक है, एक बार दोबारा से सेक्शन राइट हमारा बात करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स विद वन अनदर। सेक्शन 12 हमारा बात करता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस की। सेक्शन 13 हमारा बात करता है म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज की। सेक्शन 14 हमारा बात करता है प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप की। सेक्शन 16 पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर्स। ठीक है, अब कोई भी पर्सनल प्रॉफिट अगर जैसे हो रहा है
अगर पर्सनल प्रॉफिट से अर्न कर रहा है कोई भी पार्टनर, तो फिर क्या कहते हैं, क्या वो भी दूसरों में बटेगा, या फिर क्या कहते हैं अगर उसने वो पर्सनल प्रॉफिट कंडक्ट ऑफ बिजनेस में अर्न किया है तो क्या होगा, क्या सीन होगा, हम इसमें सेक्शन में यही देखेंगे। अगर वो जो पर्सन है उसने प्रॉफिट डिराइव करा है, मतलब वो प्रॉफिट लेकर आया है फ्रॉम कहाँ से, ट्रांजेक्शन ऑफ द फॉर्म से, या फिर क्या कहते हैं प्रॉपर्टी जो है वो कनेक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ फॉर्म नेम में यूज हो रही है, तो फिर यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि हाँ, कि वो जो है प्रॉपर्टी जो है फॉर्म की होगी। पर अगर वो if the partner carries the same business and complete with the firm, he shall be account for any business under the firm। ठीक है, वो मतलब लाइबल माना जाएगा उस प्रॉफिट के लिए, उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा अगर उसने ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म या फिर अगर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी यूज करके वो प्रॉफिट कमाए, तो उसका वो पर्सनल प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर वो पार्टनरशिप को शेयर करेगा। फिर सेक्शन 16 हो गया। सेक्शन 17 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर आफ्टर चेंज इन द फॉर्म। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज अगर चेंज पार्टनर में कोई पार्टनरशिप में कोई रिकंस्ट्रक्शन होती है, चेंज होती है, तो फिर क्या होती है राइट्स एंड ड्यूटीज। तो फिर जब चेंज होता है, मैंने आपको बताया अगर सब्जेक्ट मैटर चेंज होगा तो ऑल कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स होनी चाहिए, डिसेंटिंग ओपिनियन नहीं होगा। ठीक है, वेयर देयर इज एडमिशन ऑफ द फॉर्म, चेंज कब कब हो सकता है, रिटायरमेंट ऑफ द डेथ ऑफ द प्रॉपर्टी, ओरिजिनल एक्टिविटी डन बियॉन्ड द ओरिजिनल बिजनेस इज कैरिड ऑन एंड एक्सपायरी टर्म। ठीक है, ये सारे चेंज हो सकते हैं। कब हो सकता है, आपके पार्टनरशिप में कोई आ गया, आपके पार्टनरशिप से कोई चला गया, आपने नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर दिया, आपका बिजनेस जो है वो एक्सपायरी टर्म पे कैरी हो रहा है, तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज इसमें क्या कहते हैं सेम ही रहेगी तब भी। और अगर किसी भी बंदे का एक्सपायरी हो गई है, मतलब उसका रिटायरमेंट हो गया, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसको वैसे तो नोटिस देना पड़ता है, पर उसमें भी हमारा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सारे पार्टनर की सेम ही रहेगी जितने बचे हुए हैं, वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग का कैरी आउट। ठीक है, तो अब हमने सेक्शन 9 में राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ा, सेक्शन 12 में हमने पढ़ा म्यूचुअल राइट्स वॉज कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। फिर उसके बाद सेक्शन 13 में हमने पढ़ा म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज, सेक्शन 14 में प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, सेक्शन 15 में पर्सनल प्रॉफिट्स वाला, एंड सेक्शन 17 में राइट्स एंड ड्यूटीज। आई होप आपको अभी तक पूरी वीडियो समझ आई हो। ठीक है, क्योंकि हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम रिश्ता लेके पहुंच गए हैं, अब मम्मी पापा इन्वॉल्व होने वाले हैं भाई, अब तो बहुत ही सीरियस होने वाला है मैटर। ठीक है, तो आपको बेसिक्स तो याद ही रहने चाहिए इसके लिए। सेक्शन 4 याद है ना, मेरी आवाज के लिए थोड़ा वो करना, पता नहीं क्या हो गया मेरी आवाज को। ठीक है, सेक्शन 4 हो गया जिसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन बता रखी है। सेक्शन 5 हो गया कि ये जो है ये गवर्न होगी थ्रू कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्टेटस। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 6 हो गया, सेक्शन 6 मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्शन 7 पार्टनरशिप एट विल, जहाँ पर एब्सेंस ऑफ कोई भी पार्टनरशिप हो। ठीक है, 8 स्पेशल पार्टनरशिप, 9 राइट्स एंड ड्यूटीज विद द अदर पार्टनरशिप्स। ठीक है, फिर उसके बाद 10 जो होता है वो इंडेमनिफाई लॉ का होता है। सेक्शन 12 पे हम लोग एकदम स्किप हो गए थे, जिसमें हमारा क्या बताया गया था, हमारा बताया गया था मोड ऑफ मतलब क्या कहते हैं राइट्स कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सेक्शन 13 राइट्स एंड लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, सेक्शन 14 प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप, सेक्शन 16 पर्सनल प्रॉफिट, सेक्शन 17 वाज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर चेंजिंग ऑफ द फॉर्म। चलिए, तो सेक्शन वाइज तो हो ही गया है, अब हम लोग चैप्टर 4 लेके चलते हैं। ये सारे आपको कवर कराने मेरे को, देखते हैं कैसे कवर होगा। फिर उसके बाद चैप्टर 4 बात करते हैं रिलेशन ऑफ द पार्टनर टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात करते हैं, पार्टनर कहाँ कहाँ बात करिए, सेक्शन 18, 19, 20 एंड 25। सेक्शन 18 बात करता है एवरी पार्टनर, मतलब इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर की, इसमें पहले से ही बता रखा है कि कैसे वो वर्क करेगा। 18, 19, 20 एंड 25, ये 3-4 सेक्शन हम लोग साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सेक्शन हम लोग साथ में पढ़ते हैं, 18, 19, 20 एंड 25। सेक्शन 18 बात करता है कि पार्टनर जो है वो, मैंने आपको बताया पार्टनर जो है वो एजेंट ऑफ द फर्म होता है, पर वो सिर्फ बिजनेस ऑफ द फर्म के फॉर्म में होता है, मतलब सिर्फ बिजनेस कमाने के लिए होता है एजेंट ऑफ द फर्म। उसकी वो वो अपनी फर्म के लिए तो बस बिजनेस पर्पस के लिए ही साथ होता है। ठीक है, अब एजेंट का मतलब,
सेक्शन 18 जो हमारा बात करता है वो एजेंट का बात करता है। सेक्शन 19 हमारा बात करता है पर्पस ऑफ द बिजनेस क्या होगा, ठीक है। तो सेक्शन 18 में म्यूचुअल एजेंसी, इन दिस वन पार्टनर इज एजेंट एंड प्रिंसिपल एट द सेम टाइम, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी एक पार्टनर जो है वो एजेंट होगा और प्रिंसिपल होगा सेम टाइम पे, ठीक है। पहले वो फर्म के लिए भी काम करेगा और प्रिंसिपल एट द सेम टाइम मतलब अपने इसके लिए भी काम करेगा, अपने प्रॉफिट्स, अपने मतलब पर्सनल प्रॉफिट नहीं, मतलब अपनी कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो काम करेगा ही, तो वो एजेंट ऑफ द फर्म के कैपेसिटी में भी काम करेगा, ठीक है। एवरी पार्टनर इज लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। म्यूचुअल एजेंसी आपका वाला कॉन्सेप्ट हो गया, कहाँ दिया गया है मैंने अभी आपको पीछे बताया, हमारा सेक्शन क्या कहते हैं 6 में दे रखा है कि म्यूचुअल एजेंसी होगी, और सेक्शन 12 में भी दे रखा है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में, और सेक्शन 10 में तो दे ही रखा है, सेक्शन 10 में, हाँ सेक्शन 10 में दे रखा है, ठीक है। इंडेमनीफाई लॉस कर देंगे, ठीक है। वेदर द पार्टनर इज द म्यूचुअल एजेंट और नॉट डिटरमाइंड बाय द सेक्शन 6 मैंने आपको बताया, ठीक है। पार्टनरशिप टेस्ट, लायबिलिटी अंडर सेक्शन 25, 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोलते हैं जॉइंट एंड सेवरली होनी चाहिए। लायबिलिटी जो होती है हर पार्टनर की जॉइंट एंड सेवरली होगी, तो ये बात आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद देना बैंक वर्सेस बीपी पारेख का एक केस है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। देना बैंक वर्सेस बीपी पारेख का एक केस है जिसमें बोला है द पार्टनरशिप प्रोसीड्स फ्रॉम म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। जो पार्टनरशिप है वो प्रोसीड्स होगी किससे, म्यूचुअल एजेंसी के थ्रू, ठीक है। फिर आशुतोष वर्सेस एसओ राजस्थान का भी केस है कि इसमें बोला है लॉ ऑफ म्यूचुअल एजेंसी ऑपरेट्स अगेंस्ट स्लीपिंग पार्टनर्स ऑल्सो, मतलब अगर स्लीपिंग पार्टनर्स वो है जो डोरमेंट पार्टनर्स है, जो कि एक्टिव पार्टनर नहीं है, जो कि सिर्फ नाम के पार्टनर है, ठीक है। तो देना बैंक का जो केस है उसमें यही बोलता है कि सारे पार्टनर जो होंगे म्यूचुअल एजेंसी के थ्रू गवर्न होंगे, और आशुतोष वाले में केस में बोला है कि जो स्लीपिंग पार्टनर है कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, आप भी लायबल होगी। अब इम्पोर्टेंट म्यूचुअल एजेंसी हो गया सेक्शन 18 में, ठीक है। फिर अब सेक्शन 19 कि वो एजेंट होंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग बिजनेस। अब वो बिजनेस कैसे होगा, बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ द फॉर्म, ठीक है। सेक्शन 19 जो बात करता है वो एक्ट ऑफ द पार्टनर की बात करता है, टू कैरी ऑन इन यूजुअल वे ऑफ बिजनेस दैट इज कैरीड ऑन बाय द फॉर्म। यूजुअल वे ऑफ बिजनेस कैरी करेगा, जो कि कैरी ऑन द फॉर्म बाय मतलब फॉर्म कैरी करेगी, ठीक है। सारे वो जो एक्ट होंगे जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिए जाएंगे अपने पार्टनरशिप का बिजनेस बढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें बिजनेस ऑफ द फर्म में आती है। हिगिंस वर्सेस बियोकेम्स का केस है, ये बहुत लैंडमार्क केस है, ड्यूक के मटेरियल में भी आपने देखा होगा। तो ये है नॉन ट्रेडिंग इम्प्लाइड अथॉरिटी इज डिफरेंट। जो नॉन ट्रेडिंग जो होती है, इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि आपकी क्या कहते हैं आप वो करोगे, क्या कहते हैं बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए काम करोगे। अब जो नॉन ट्रेडिंग जो इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो दूसरी अथॉरिटी होती है, वो ये वाली नहीं होती। ये वाली आपको है कि आपको बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए काम करना है, बाकी जो अथॉरिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो एक्सप्रेस प्रोविजन जैसे कोई दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस प्रोविजन दे रखा है कि जो डेट जो है वो बोरो नहीं किया जाएगा कंसेंट के पार्टनर के, पर पार्टनर तब भी विदाउट कंसेंट उस डेट को ले लेता है, तो यहाँ पर उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो नहीं ले सकता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उनको कंसेंट लेनी जरूरी है, और अगर नहीं बिना लिए कर दिए तो सारे के सारे जो होंगे वो उस डेट के लिए लायबल होंगे। तो इसमें क्या हुआ था, हिगिंस वर्सेस बिकम्स में एक्सप्रेस प्रोविजन दे रखा था पार्टनर ने कि क्या कहते हैं कि हम लोग डेट बोरो नहीं करेंगे, और उसने तब भी डेट बोरो कर लिया था। तो मैंने आपको बताया आउटसाइड द स्कोप ऑफ बिजनेस के लिए होगा, पर उसने डेट बोरो कर लिया था, तो क्या उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो लोग, क्योंकि उसने बिजनेस के लिए किया, बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए किया, क्या उनकी अप्लाइड अथॉरिटी है पार्टनर की कि वो इसको बेयर करेंगे या नहीं। देखो अगर ये एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया होता ना तो वो डेट लेता अगर, और चाहे वो क्या कहते हैं पार्टनर्स की कंसेंट के बिना लेता तब भी वो लायबल होते, पर यहाँ पर इन्होंने एक्सप्रेस प्रोविजंस दे रखा है कि उसने एक्सप्रेसली एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा था कि हम लोग डेट नहीं लेंगे, तो फिर यहाँ पर वो स्कोप ऑफ बिजनेस में नहीं आएगा, और यहाँ पर हिगिंस वर्सेस ब्यूकेम्स में वो क्या कहते हैं लायबल नहीं होगा। अब कुछ एक्सेप्शन है जिसमें कहते हैं कि आप कोई टास्क कर रहे हो, एम्प्लॉयड अथॉरिटी का तो यही है कि आप कोई टास्क कर रहे हो, ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस से लायबल हो जाएगा। तो कुछ एक्सेप्शन है, अगर आप वो टास्क कर रहे हो और उसमें आपकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं होगी, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है जैसे आर्बिट्रेशन में आप डिस्प्यूट अपने मन से नहीं डाल सकते जब तक इसमें कोई एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है। कोई भी बैंक अकाउंट आप खोल रहे हो बिहाफ ऑफ द फर्म नेम,
फर्म का नेम के बिहाफ पे आप बैंक अकाउंट खोल रहे हो। ये प्रोविजन इस म्यूल अकाउंट्स को मतलब के लिए बचाने से डाला है कि म्यूल अकाउंट ना खुल जाए। फिर कॉम्प्रोमाइज एंड रिलिंक्विश क्लेम, आप ये पार्टनर्स की इच्छा के बिना नहीं कर सकते हैं। कोई भी सूट विड्रॉ करना है तो वो बिना इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं, आप सारी कंसेंट लोगे, एक्सप्रेस कंसेंट आपकी जरूरत है। एडमिट एनी लायबिलिटी इन द सूट ऑफ प्रोसीडिंग, इसमें भी एक्सप्रेस कंसेंट जरूरी है। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एंटर इनटू पार्टनरशिप। यहाँ पर जो भी ये सारे टास्क हो रहे हैं, यहाँ पर सारे पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है, एक की नहीं। ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि वो काम कर रहा है तो वो उसी बेसिस पे कर रहा है। मैं एक सेकंड में पानी पी लूं। तो ठीक है, सेक्शन 18 आपका हो गया म्यूचुअल एजेंट वाला। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बीपी देना बैंक वर्सेस बीपी पारेका के केस। और क्या कहते हैं सेक्शन 19 में एम्प्लॉयड अथॉरिटी की बात करते हैं, हिगिन वर्सेस न्यूकम्स। सेक्शन 20, क्या ये एक्सटेंशन हो सकता है इस एम्प्लॉयड अथॉरिटी का? यस, हो सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंड कर रहा है, एक्सप्रेस प्रोविजन है कि हम लोग क्या कहते हैं अपनी एम्प्लॉयड अथॉरिटी को एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पर एक्सटेंशन भी हो सकता है। अगर रेस्ट्रिक्ट करने की बात करते हैं तो रेस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें लिखा हुआ है अगर इसमें थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट को, इसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये जो हमारा सेक्शन 20 का 2 या 3 होगा, आई डोंट नो, तो इसमें इन्होंने थर्ड जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस पे ये प्रिंसिपल है, मतलब कि प्रोविजन डाल रखा है कि अगर थर्ड पार्टी को पता नहीं होगा कि ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शन है एम्प्लॉयड अथॉरिटी का, तो फिर क्या कहते हैं उसका फॉर्म थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट पहले हम लोग करेंगे और फॉर्म के मेंबर्स लायबल कर दिए जाएंगे। 30 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 तक ही कर देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे इसका पार्ट 3 कर लेंगे। सेक्शन 28 अपेरेंट पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट का डॉक्ट्राइन मतलब बात करता है बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल आपने पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अगर नहीं पढ़ा तो मैं समझा देती हूँ। अगर मैं अपने आप को एक चीज के लिए रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं आपको रिप्रेजेंट करती हूँ कि मैं एक क्या कहते हैं, मैं एक जुडिशियल ऑफिसर, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं एक आपके लिए करती हूँ, मैं एक एजेंट हूँ इस फॉर्म की। ठीक है, आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि मैं एक एजेंट हूँ और मैं डीलिंग करने के लिए कॉम्पिटेंट हूँ आपसे। तो फिर और मैं आपके से एक डीलिंग करती हूँ कि अच्छा ठीक है, ये वाली डील हुई है, मैं आपको ये प्रॉपर्टी बेचूंगी इस उसके लिए। ठीक है, इस अमाउंट के लिए आपने मुझे कंसिडरेशन पे कर दिया। तो जब मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन यू एक्टेड, मतलब आपने अपना एक्ट फर्स्ट इनिशिएट किया, तो यहाँ पर मैं लायबल हो जाऊंगी अपने एक्ट के लिए। ऐसी लायबल हो जाऊंगी उतनी कि जितनी मैं पार्टनरशिप में फर्म में हूँ, जबकि मैं हूँ नहीं, मैं कोई पार्टनरशिप नहीं हूँ किसी फॉर्म में, बट मैं अपने एक्ट के लिए लायबल हो जाऊंगी क्योंकि मैंने जस्ट ऐसी ही शो किया आपको, और आपने मेरे उस शो मतलब उसके ऊपर एक्ट के ऊपर आपने एक्ट कर दिया कि आपने मुझे एडवांस दे दिए, तो यहाँ पर मैं क्या कहते हैं लायबल हो जाऊंगी। तो यही मतलब होता है होल्डिंग आउट बाय पार्टनर और एस्टॉपल के। तो ये जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन जो है होल्डिंग आउट पार्टनर बाय एस्टॉपल, ये हमारा स्टैब्लिश हुआ था क्वेसमैन वर्सेस बर्नेट के केस में। अब इसमें क्या बोला था, पार्टनर जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, नोइंगली पार्टनर परमिट्स हिमसेल्फ टू बी प्रेजेंटेड। अगर अदर पार्टनर जो है वो उसको अगर पार्टनर वो क्या कहते हैं उसको मतलब जानते हैं कि हमारे बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, तब भी वो लोग भी लायबल होंगे। इसके कुछ केस है, टॉवर कैबिनेट वर्सेस इनग्राम वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन रिटायर हो जाता है, ठीक है, वो बोल के जाता है कि तुम मेरे लेटर हेड से मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं वेल नहीं हूँ, मेरे लेटर हेड से यूज मत करो एनी मोर। ठीक है, वो बोल के जाता है। अब उसको पता नहीं होता, वो लोग कंपनी के लेटर हेड यूज करते रहते हैं, बाद में डेट आता है वो उसको लायबल ठहराता है। तो फिर वो कहता है भाई मैं तो बोल के गया था कि मेरे लेटर हेड यूज मत करो। तो कोर्ट कहता है हाँ, उसने जब आपको कन्वे कर दिया है, उसने मना कर दिया, उसकी परमिशन नहीं है, क्योंकि पार्टनर रिप्रेजेंट हिमसेल्फ knowing to be a partner and knowingly permits himself to be represented, मतलब अपने आप को परमिट करेगा कि हाँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उसने परमिट किया ही नहीं है,
तो इसमें होगा कि क्या कहते हैं वो लाइबल नहीं होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है स्कार्फ वर्सेस जारडाइन का। तो यहाँ पर वो रिटायरमेंट नोटिस, वो रिटायरमेंट हो जाता है पर नोटिस नहीं देता, तो फिर कोर्ट उसको लाइबल कहलाती है, कहती है आपको नोटिस देना कंपल्सरी है रिटायरमेंट में, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सब सेक्शन 2 जो है वो सेक्शन 35 के थ्रू रीड करा जाता है कि अगर एक पर्सन जो है वो डिसीज है एंड उसकी ओल्ड नेम पे अगर फॉर्म क्या कहते हैं कैरी हो रही है, तो जो डिसीज और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लायबल नहीं कहलाएंगे। देखो मैं हूँ, ठीक है, ऊपर वाला ना करे मैं मर गई, ठीक है, और फिर उसके बाद आप तब भी मेरा नाम याद कर वो क्या कहते हैं ले रहे हो पार्टनरशिप में, तो फिर आप जो है वो तो ये तो आपकी लाइबिलिटी होगी ना। आप मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मैं ऊपर से भूत बन के तो नहीं आऊंगी आप लोगों को बोलने की भाई मेरा नाम मत यूज करो, मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रखते हैं ना। अब ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोई खबर है ना मुझे, तो खैर मैं तो ऊपर ही चली गई ना, तो फिर यहाँ पर मैं लाइबल नहीं हो सकती, डिजीज पार्टनर और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका था अपेरेंट पार्टनर का मतलब क्या कहते हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट बाय पार्टनर बाय स्टॉपल में इसका जो एक्सेप्शन है वो डिजीज पार्टनर है। ठीक है, इंसॉल्वेंट पार्टनर है, टॉर्ट्स एंड क्राइम है, इनएक्टिव पार्टनर भी इसका एक्सेप्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब अपने तो भाई अपने कान नाक जो भी है वो सारे के सारे खोल के बैठ जाओ, क्योंकि सेक्शन 30 बात करता है माइनर, क्या माइनर पार्टनर हो सकता है। अब सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में हमने ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था माइनर जो है वो कैपेबल है ही नहीं, और धर्मोदास वर्सेस मोहरी बीबी वाला केस भी हमने बोला कि पार्टनर अपने एक्ट लिए लाइबल नहीं हो सकता। ठीक है, पार्टनर मतलब क्या कहते हैं माइनर जो है वो क्या कहते हैं अपने एक्ट लिए लाइबल नहीं हो सकता, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अगर कर भी लिया है तो फिर हाँ तो वो क्या कहते हैं बच्चा लाइबल तब भी नहीं होगा। और उसके में मतलब क्या कहते हैं उसका एक राइट था, आई थिंक रेस्टिट्यूशन राइट था, कि हाँ वो उसको वापस कर देगा पैसे जब भी, वो भी जब उसके पास हो तब भी। तो फिर यहाँ पर माइनर को प्रोटेक्शन तो दी गई है। पर सेक्शन 30 पार्टनरशिप में माइनर्स का अलग ही रोल है। पार्टनरशिप में माइनर पार्टनरशिप नहीं कर सकता, बट हाँ आप पार्टनर एज ए पार्टनर एडमिट नहीं होगे, पर हाँ आप उसके क्या कहते हैं बेनिफिट्स ले सकते हो, पार्टनरशिप के आप रिसीव कर सकते हो बेनिफिट, आप अगर माइनर हो तो। ये वाला जो सेक्शन है ये उन सेक्शन पे वो अप्लाई नहीं होता, सेक्शन 30 जहाँ पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई हो या नॉन एग्जिस्टेंस हो, ऑफ कोर्स नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, अब मैंने बताया पार्टनर माइनर जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता, बट वो प्रॉफिट्स के लिए शेयर और बेनिफिट्स के लिए रिसीव कर सकता है। शेयर इन प्रॉफिट्स हो गया, शेयर इन प्रॉपर्टी हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट भी कर सकता है यहाँ तक तो। ठीक है, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी कि अगर लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, उसकी पर्सनल लाइबल नहीं रहे, मतलब पर्सनली लाइबल नहीं कह सकते उसको। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट उठता है कि पार्टनर अगर माइनर आप बच्चे समझ के उसको थोड़ा सा ही वो दे रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो, और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या वो इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट? तो नहीं, माइनर नहीं कर सकता, पर हाँ वो अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू आस्क कर सकता है, कोई भी अपने कीन वगैरह को कि क्या कहता है आप मेरे किन रिलेशनशिप में कोई भी हो कि क्या कहता है आप मेरे लिए सूट फाइल कर दो, वो ऐसे सूट फाइल कर सकता है। आई डोंट नो अब मेरे को क्या हो गया। ठीक है, जब माइनर ने एक सूट फाइल किया, पार्टनर आएगा, माइनर ने एक सूट फाइल किया, ठीक है, तो अदर को पार्टनर हैज द राइट टू कम आउट ऑफ द पार्टनरशिप। जैसे उसने सूट फाइल किया कि मैं यहाँ पर क्या कहते हैं खुश नहीं हूँ, मुझे और पैसे चाहिए, तो पार्टनरशिप में एक गेट खुल जाता है, एक मैजिक डोर ओपन हो जाता है कि अब आप पार्टनरशिप से एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, कब गेट खुलता है? पहला, जब माइनर जो है वो सूट डालेगा। ठीक है, फर्स्ट गेट जब ओपन होगा तो माइनर जब अपने प्रॉफिट से सेटिस्फाइड नहीं होगा वो सूट डालेगा। यहाँ पर आपको एक मैजिक गेट खुल गया, मैं आपको मैजिक गेट यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये हो गया, अब पार्टनर्स के पास एक गेट खुल गया कि आप आ सकते हो या जा सकते हो। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकेंड कंडीशन है कि जब माइनर अटेन मेजोरिटी, माइनर जब है मेजोरिटी अटेन कर लेगा तो क्या होगा?
पूरा प्रोसीजर दे रखा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर साथ में हम लोग इसको डाइसिफर करेंगे। अपनी कॉफी अपने साथ ही रखिएगा, ठीक है। अब जब वो मेजोरिटी हो गया, अब उसके पास ऑप्शन आया है, या तो दो ऑप्शन आए हैं, या तो वो माइनर रहे, वो क्या कहते हैं, पार्टनर बन जाएगा ऑफ द फर्म का, ठीक है, उसका अलग है, और या फिर वो एग्जिट कर देगा, ठीक है। तो ये उसके पास यहाँ पर इलेक्शन का पॉइंट आ जाता है, उसके पास या तो वो पार्टनर बना रहना चाहता है या पार्टनर एग्जिट होना चाहिए। तो अब ये जो है, ये जो चॉइस ऑफ इलेक्शन है, वो उसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा, कि कितने, ऐसे तो नहीं है वो पूरी जिंदगी सोचता रहेगा कि क्या है, कि ठीक है सोच लेंगे, तो वो नहीं, वो 6 मंथ्स के लिए पब्लिक नोटिस इशू कर सकता है, वो अपना डिसीजन पब्लिक नोटिस में कन्वे करेगा। कौन सी, फ्रॉम 6 मंथ्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ्स आपने याद कर लिया, ठीक है, वो 6 मंथ्स में उसको चॉइस ऑफ इलेक्शन करना है कि उसका पार्टनर रहना है या नहीं। तो कौन सी डेट से 6 मंथ्स कैलकुलेट होगा, तो पहला है अगर पहला कि माइनर ने एडमिट किया कि वो माइनर है, और या फिर उसको नॉलेज हुई, ठीक है। तो वो अगर उसने नहीं किया, वो 6 मंथ्स के बाद ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा। इसका इफेक्ट ये होगा, अगर उसने 6 मंथ्स में अगर उसने चूज नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा, ठीक है। तो पार्टनर पहले, माइनर पहले मेजर हुआ, उसके पास एक ऑप्शन आया, भाई तुम रहो फॉर्म में या नहीं रहो, एग्जिट कर लो। और वो 6 मंथ्स में ये फॉर्म करेगा, अगर उसने 6 मंथ्स में अपना कन्वे कर दिया, तो क्या कहते हैं, वो डिसीजन पे काम करा जाएगा, अगर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो पार्टनर कहलाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ योर इलेक्शन, हाँ, क्या होगा अगर आप इलेक्शंस कर रहे हो, ठीक है। तो फिर अब अगर आप मेजर बन गए, तो आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो है वो पार मानी जाएगी पार्टनर्स के थ्रू, पर तब नहीं कि जब वो माइनर था तब नहीं, जिस दिन से वो मेजर हुआ है उस दिन से उसकी पार हो जाएगी, मतलब इक्वल पे मानी जाएगी। और अगर ये 6 महीने खत्म हो गए, वन मोर थिंग, अगर ये 6 महीने खत्म हो गए और आपने प्रूव कर दिया कि मेरे को तो नॉलेज ही नहीं थी कि मैं मेजर बन गया हूँ, तो फिर आप क्या कहते हैं, उसमें कोर्ट में आप ये प्रूव कर सकते हो कि मेरे को नॉलेज नहीं थी, और फिर आप दोबारा ये इलेक्शन का जो राइट है वो रिवाइव कर सकते हो। हाँ, तो फिर अगर आपने चूज कर लिया कि मैं पार्टनर हूँगा, तो फिर आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज पार होंगी। सॉरी टू से, मैंने पहले गलत बोला था, इसकी राइट्स एंड लाइबिलिटी इक्वल होगी फ्रॉम द डे पार्टनरशिप वाज मेड, मतलब पहले के लिए भी, मतलब ये क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देता है। पर इन केस अगर माइनर ने लाइक नहीं किया, तो 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा, पर उसकी लाइबिलिटी फ्रॉम डे की जब वो माइनर से मेजर बना उस दिन से होगी। ये लिखा हुआ है, मैंने ये पूरा आप ये बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब माइनर ने डिनाई कर दिया कि वो पार्टनर नहीं है, तो राइट्स और लाइबिलिटी जो एग्जिस्ट थी वो टिल नोटिस तक खत्म हो जाएगी, ठीक है, मतलब नोटिस देके खत्म करनी पड़ेगी। अब वो मेजोरिटी से हो गया पब्लिक नोटिस, ठीक है, पब्लिक नोटिस 6 मंथ फ्रॉम अटेनिंग मेजोरिटी और ऑब्टेनिंग नॉलेज, ये आपको बहुत याद करना है, ये याद रखना है कि आपको वो 6 मंथ से कब होगा। अब यहाँ पर भी पार्टनरशिप अगर जब वो मेजोरिटी कर रहा है, तो यहाँ पर भी उनके पास ऑप्शन आता है कि आप जा सकते हो, पार्टनर्स को दोबारा से एक गेट खुलता है कि आप अपनी अपनी कंस्ट्रक्शन हो रहा है भैया, आप जा सकते हो पार्टनर्स के लिए, तो फिर यहाँ पर भी गेट खुलता है। माइनर जो है वो पार्टनर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक वो पब्लिक नोटिस इशू नहीं करेगा, और अगर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता रहेगा टू बी आप पार्टनर, तो उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल लग भी जाएगा। सेक्शन 30 सिंपल है, ठीक है। माइनर जो है वो 2 बार गेट खोल सकता है पार्टनर के आने जाने का। पहला है कि वो प्रॉफिट से खुश नहीं है, तो वो कहेगा कि जाओ भाई, पार्टनर वो सूट फाइल कर देगा। दूसरा, वो मेजोरिटी अटेंड करेगा, मेजोरिटी अटेंड करने के बाद उसको 6 महीने का पब्लिक नोटिस एंड ऑल ये पूरा आपको दे दिया है। अगर माइनर हाँ बोलता है तो ठीक है, आप पुराने रेट्रोस्पेक्टिवली भी लाइबल हो गए लाइबिलिटीज के लिए। अगर वो ना बोलता है तो आपको बाय बाय बोल देंगे पब्लिक नोटिस देकर, और अगर वो कुछ नहीं बोलता है, वो 6 महीने बाद क्या कहते हैं, पब्लिक नोटिस के पीरियड खत्म होने के बाद वो लाइबल हो जाएगा, और उसी दिन से होगा जब वो मेजोरिटी अटेंड करेगा, ठीक है। और अगर उसने नहीं करा और वो क्या कहते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है हिमसेल्फ ऑफ द पार्टनर, तो उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल लग जाता है यहाँ। हाँ, तो ये था हमारा पार्टनरशिप एक्ट का चैप्टर 3, चैप्टर 4, 2 चैप्टर हमने करा दिया। अब चैप्टर 5 और चैप्टर 6 बचा होगा। हम्म,
ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आई हो वीडियो तो आप बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, कोई भी मेरे से कोई गलती हुई हो, कोई भी वीडियो में कुछ भी बोलने में, तो आप तब भी बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको बताइए क्या करना है, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो अगर आपको करना है तो आप प्लीज कर दीजिए, अगर नहीं करना है तो भाई आपकी इच्छा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 और पार्टनरशिप एक्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।